मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के अंदर। और आज है 7 मई और मैं हूं आपका दोस्त दीपक, लेकर आया हूं बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज के साथ। ब्रिटेन में गैर कानूनी तौर पर रह रहे भारतीय वापस आएंगे। अभी हाल ही के अंदर बोरिस जॉनसन और मोदी के बीच में मीटिंग हुई है। ये वर्चुअल कंडक्ट करवाई गई थी और इसमें यह समझौता किया गया कि जो भी ब्रिटेन के अंदर गैर कानूनी तौर पर भारतीय रह रहे हैं उनकी वापसी की जाएगी। पढ़ाई के लिए जितने भी विद्यार्थी रह रहे हैं ब्रिटेन के अंदर उनकी पढ़ाई यूं ही चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन एक समझौता भी किया गया है नीरव मोदी और विजय माल्या को लेकर। बांग्लादेश को तालिबान स्टेट बनाना चाहते हैं आतंकी संगठन। एक उग्रवादी जो है उसको अरेस्ट किया गया था बांग्लादेश के अंदर। उसने अपने बयान के अंदर ये कबूला है कि बांग्लादेश को अब तालिबान स्टेट जो है वो बनाना चाहते हैं। याद रखिए, अफगानिस्तान से अभी हाल ही के अंदर नाटो की जो सेना है उसकी वापसी हुई है, तो काफी हलचलें जो हैं वो राजनीतिक स्तर पर अफगानिस्तान में बढ़ चुकी हैं। कोरोना संकट के खिलाफ भारत के लिए बहुत कुछ कर रहा अमेरिका आज सीधे मुंह बात कर रहा है। लेकिन वक्त को याद कीजिए जब इंदिरा गांधी ने गेहूं की मांग की थी अमेरिका से और अमेरिका ने मना कर दिया था। देखिए, दोस्ती जो है वो दो बराबर व्यक्तियों के बीच में की जाती है। हो सकता है कि पहले भारत को जो है वो अमेरिका कम आंकता था, लेकिन अब जो है भारत अमेरिका की बराबरी करने पर सामने आ चुका है। इसीलिए अब भारत जो है तो भारत के लिए काफी कुछ करने को तैयार है अमेरिका। इसलिए कोविड-19 के लिए जो भी मेडिसिन आ रही हैं उसके लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा अमेरिका इंडिया के अंदर। उइगर पर अत्याचार के खिलाफ न्यूजीलैंड संसद में प्रस्ताव पारित। तो पहले तो ये है कि न्यूजीलैंड को कहां जरूरत पड़ रही है कि वो संसद में प्रस्ताव पारित करे, लेकिन मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए ऐसा प्रस्ताव पारित करना जरूरी था और इसके लिए कदम उठाया है न्यूजीलैंड की सरकार ने। उइगर जो हैं वो शिनजियांग प्रांत के अंदर रहते हैं चाइना के अंदर। ममता ने ली शपथ, हिंसा पर राज्यपाल ने दी नसीहत। हाल ही के अंदर इलेक्शन खत्म होने के बाद पश्चिम बंगाल के अंदर 11 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। उस पर राज्यपाल ने कहा ममता बनर्जी को कि आप जो हैं इस पर अपना जवाब दें, लेकिन आगे से ऐसी कोई उग्रवादी घटना जो है वो नहीं होनी चाहिए। कोरोना महामारी की तीसरी लहर आना तय। दूसरी लहर से अभी भारत जूझ रहा है, लेकिन तीसरी लहर जो है वो जल्द ही आने की संभावना है। ये बताया है भारत के वैज्ञानिक सलाहकार। उन्होंने बताया है कि तीसरी लहर जो है वो जल्द ही आ सकती है। सेंट्रल विस्टा निर्माण परियोजना रोकने को शीर्ष कोर्ट में याचिका। सेंट्रल विस्टा, याद रखिए कि अब संसद और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच में सभी मंत्रालयों का निर्माण करने के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो लाया गया था। इसके तहत दिसंबर 2020 में इसकी आधारशिला भी मोदी के द्वारा रखी जा चुकी है। लेकिन कोर्ट के अंदर ये याचिका दायर की गई कि कोविड-19 के चलते हुए इस प्रोजेक्ट की कहां जरूरत पड़ रही है और कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार भी कर लिया है। तो देखना यह होगा कि इस पर अब सुनवाई कब की जाती है। 3 लाख एक्टिव केस वाला पहला महानगर बना बेंगलुरु। देखिए, भारत के अंदर अभी काफी सारे एक्टिव केसेस आ रहे हैं, लेकिन 3 लाख मतलब सबसे ज्यादा जो केसेस आ रहे हैं वो है बेंगलुरु के अंदर, और ये ऐसा पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुका है। संसदीय सचिव जी नारायण राजू का कोरोना से निधन। 62 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं। आईडीबीआई बैंक में सरकार बेचेगी हिस्सेदारी। आईडीबीआई बैंक के अंदर सरकार की ही नहीं, एलआईसी का भी वहां पर स्टॉक है। इसीलिए अब जो है वहां से हिस्सेदारी बेचने जा रही है भारत सरकार। उत्तराखंड में की जाएगी मगरमच्छ और कछुओं की सैटेलाइट मॉनिटर टैगिंग। जो भी इनकी गतिविधियां रहेंगी, कितनी दूर तक ये अपना सफर तय करते हैं, इनके व्यवहार में क्या बदलाव आ रहा है, इसीलिए इनकी की जाएगी सैटेलाइट मॉनिटर टैगिंग। तो याद रखिए, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर ये टैगिंग की जाएगी।
तो स्टडी ग्लव्स के ऊपर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी जो टैगलाइन है वो है नॉलेज इज पावर, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं कि उत्तराखंड के किस नेशनल पार्क में मगरमच्छ व कछुओं की सैटेलाइट मॉनिटर टैगिंग की जाएगी। तो आप लोग याद रखिए, भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ऐसा किया जाएगा। लेकिन आप लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये सैटेलाइट मॉनिटर टैगिंग क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को ही समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास में जो भी जीव है जिसको हम लोगों को मॉनिटर करना है, उसमें एक चिप जो है उसके लगा दी जाती है, और उस चिप से जो भी संकेत हैं वो उस सैटेलाइट तक पहुंचेंगे, और उस सैटेलाइट से हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वहां तक संकेत जो है वो पहुंच जाएंगे। इसलिए उस जीव ने क्या गतिविधि की है, उस गतिविधि पर निगरानी रखी जाएगी इस टैगिंग के द्वारा। याद रखना कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर एक नदी भी गुजरती है। तो वो कौन सी नदी है? वो है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से निकलती है। देखिए, मगरमच्छ और इसके साथ में कछुए और ऊद बलाव की भी जो है वो टैगिंग की जाएगी। ठीक है, कारण क्या है, यानी कि हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? जो भी इनके व्यवहार में बदलाव आ रहा है, साथ में ही आप लोगों को देखा होगा कि कई बार किसी आबादी वाले क्षेत्र के अंदर, उस क्षेत्र में ये जानवर जो है वो प्रवेश कर जाते हैं, जिससे मानव जाति को खतरा रहता है। तो सैटेलाइट मॉनिटर टैगिंग क्या है? तो ये एक प्रकार की बटन नुमा एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है। इस चिप को मगरमच्छ की पीठ पर, कछुए के पैर पर और ऊद बुलाव के कान पर फिट कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि इन्होंने कितनी दूरी तय की है और आबादी क्षेत्रों में ये कब चले जाते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर एक चीज और आप लोग नोटिस कीजिए कि फूड चेन जो प्रॉब्लम है, कि फूड चेन के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो भी इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, उत्तराखंड के अंदर हम लोग नेशनल पार्क देख सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ स्थित है, राजाजी नेशनल पार्क यहाँ स्थित है, वैली ऑफ फ्लावर जो है नेशनल पार्क वो स्थित है, नंदा देवी, गंगोत्री और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स हैं। सृष्टि गोस्वामी, ये क्या हुई, ये एक दिन के लिए उत्तराखंड की सीएम बनी थी। फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ऑफ इंडिया। आप लोगों ने कमेंट में भी पूछा था कि सर ये पॉलिनेटर पार्क क्या होता है। देखिए, फूल जो है, जैसे मान लीजिए किसी पौधे पर फूल खिलना है, तो फूल खिलने के लिए इस पर परागण का आना जरूरी है। तो क्या होता है कि एक ऐसा एरिया जो है वो डिसाइड किया जाता है जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है और अलग अलग पौधों को रखा जाता है, ताकि वहां पर परागण जो है यानी कि पॉलिनेशन करवाया जा सके। उसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट ये जो है पॉलिनेटर पार्क। तो ये कहां पे स्थापित किया गया है? उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया है। लाइकेन पार्क जो है वो भी उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया है। ध्यान रखिए, लाइकेन हम लोग किसे कहते हैं? एक तो एल्गी है और एक शैवाल जो है। इन दोनों से मिलाकर जो थर्ड जनरेशन बनी है उसे ही क्या कहा जाता है? लाइकेन कहा जाता है। और जब भी वातावरण के अंदर प्रदूषण की, पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ जाती है, तो लाइकेन के रंग जो हैं उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन से, यानी कि उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? अभी आपको पता होगा, तीरथ सिंह रावत जो हैं। तीरथ सिंह रावत जो हैं वो अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री बने हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद में। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं कि गवर्नर ऑफ स्टेट कौन से हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आप लोग कोई भी मेहनत नहीं करते हैं। आप लोगों की तरफ से कमेंट्स काफी सारे कम आते हैं, काफी कम आते हैं, इसलिए ये एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट यानी कि उत्तराखंड की स्थापना कब की गई थी? तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड की स्थापना की गई थी। किससे अलग करके? यूपी से अलग करके उत्तराखंड की स्थापना की गई थी। माउंटेन पास कौन कौन से हैं? जैसे माना है, नीति है और लेपुलेक जो हैं वो यहाँ पर क्या है? माउंटेन पास है। माउंटेन पास किसे कहते हैं? दो माउंटेन्स के बीच में जो भी वे प्रोवाइड कराया जाता है उसे ही हम लोग माउंटेन पास कहते हैं। काला पानी डिस्प्यूट क्या है? देखिए, भारत और नेपाल के बीच में
भारत और नेपाल के बीच में ये काला पानी डिस्प्यूट चला था। नेपाल ने क्या हरकत की थी कि नेपाल ने इसे अपने मानचित्र पर, मैप पर जो है वो शो कर दिया था। फिर भारत ने इसका ऑब्जेक्शन किया और फिर नेपाल ने अपने मानचित्र से काला पानी को हटा दिया था। ठीक है, तो आप लोग तीन चीज याद रखना। एक तो याद रखना लेपुलेख दर्रा, फिर एक याद रखना काला पानी, और एक और याद रखिए लिम्पियाधुरा। लिम्पियाधुरा, तो इन तीनों को लेकर भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट है। बेसिकली भारत को लेकर तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, नेपाल ने ही इस डिस्प्यूट को जनरेट किया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। उइगर मुसलमानों पर अत्याचार के खिलाफ किस देश की संसद में प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये प्रस्ताव पारित किया गया है, बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को ये प्रस्ताव पारित करने की कहां जरूरत पड़ी है? मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था कि जो मानवाधिकार होते हैं उनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा की जाती है, इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटेक्शन करने की हर देश की जिम्मेदारी है। इसलिए ये कदम जो है वो किसने उठाया है? न्यूजीलैंड ने उठाया है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन इसकी राजधानी है। और न्यूजीलैंड के दो द्वीप हैं, उत्तरी द्वीप यानी कि नॉर्दर्न आइलैंड और सदर्न आइलैंड, दोनों जो हैं वो कुक जल संधि के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर उइगर मुस्लिम जो हैं उनके बारे में कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि सिंजियांग जो प्रांत है, चाइना का सिंजियांग जो प्रांत है, यहाँ पर लगभग 12 मिलियन उइगर मुस्लिम रहते हैं जो कि घुमंतू प्रजाति के हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चीन के सिंजियांग प्रांत से किन देशों की सीमा नहीं लगती है? तो आप लोग याद रखना भारत की सीमा भी सिंजियांग प्रांत से लगती है। तो यहाँ पर मंगोलिया हो गया, रशिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, भारत जो है, ऐसे देश हैं जिनकी सीमा लगती है। तो चलिए उइगर मुस्लिम के बारे में देखते हैं। ये घुमंतू तुर्की लोग हैं जो चीन के उत्तर पश्चिमी सिंजियांग क्षेत्र के निवासी हैं। अधिकतर उइगर मुस्लिम हैं। इनका इस्लाम में धार्मिक विश्वास है। याद रखना कि उइगर का मतलब केवल इस्लाम ही नहीं है। उइगर वो हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। 12 मिलियन उइगर जो है वो शिंजियांग प्रांत के अंदर निवास करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जनसंख्या जो है वो कजाकिस्तान, तुर्की व अन्य देशों में भी रहती है। 1949 के अंदर माओ से तुंग के साम्यवादी शासन के तहत सिंजियांग क्षेत्र के अधीन जो है, यानी कि सिंजियांग जो था वो चीन ने इस पे कब्जा कर लिया था। सिंजियांग में उइगर और चीन के बहुसंख्यक हॉल, एंड देखिए चीन के तो है हॉल और सिंजियांग के उइगर, इन दोनों के बीच का है जातीय तनाव है। और इसी जातीय तनाव के चलते काफी लंबा आंदोलन जो है वो किया जा रहा है। तो सिंजियांग इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चीन जो है इस पर ध्यान क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर तेल और कपास जो है इसके उत्पादन के काफी सारे भंडार जो है, स्टोरेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है, रूस से, भारत से, मंगोलिया से, कजाकिस्तान से, किर्गिस्तान से, तजाकिस्तान से। किर्गिस्तान के बारे में आप लोग याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। तो जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं जिन्होंने शीर्ष 10 बल्लेबाजों के टेस्ट रैंकिंग में स्थान हासिल किया है? देखिए विकेट कीपर हैं, लेकिन उन्होंने बल्लेबाजों के यानी कि बैट्समैन के रैंकिंग जो है टॉप 10 जो है वहां पर स्थान बनाए हैं। तो आप लोग याद रखना ऋषभ पंत जो हैं ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो हैं ये कौन से नंबर के हैं? ये हैं 4th, मतलब चौथे भारतीय हैं जिन्होंने इसके अंदर स्थान बनाया है। एक तो हो गए सचिन तेंदुलकर, दूसरे स्थान पर हैं फिर विनोद कांबली, ठीक है, विनोद कांबली और सुनील गावस्कर जो हैं वो भी इस टॉप 10 की लिस्ट के अंदर थे, लेकिन ऋषभ पंत जो हैं वो भी इसमें शामिल हो गए। लेकिन याद रखना ये टेस्ट रैंकिंग है, ये जो रैंकिंग है ये टेस्ट रैंकिंग है और इसमें टॉप 10 के अंदर विकेट कीपर होते हुए बैट्समैन के अंदर शामिल हुए हैं कौन? ऋषभ पंत। चलिए भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आप लोग याद रखना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी उस समय वर्ष 2000 के अंदर ममता
ममता बनर्जी जो हैं वो रेल मंत्री बनी थी और रेल मंत्री बनने वाली पहली महिला भी ये बन गई थी। फ्रूट केक आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो आप लोग याद रखना महाराष्ट्र से इसका संबंध है, क्योंकि महाराष्ट्र के किसानों ने अभी हाल ही में आंदोलन किया। उन्होंने ये कहा कि बेकरी से जो केक मंगाया जाता है उसके स्थान पर ये जो नेचुरल केक है इसका इस्तेमाल किया जाए, इससे स्वास्थ्य के अंदर सुधार होगा और किसानों की आय जो है उसमें भी वृद्धि होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाल ही में सशस्त्र बलों ने कोविड रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो आप लोग याद रखना यहाँ पर है कोजीत जो है वो यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया है ताकि कोविड जो रोगी हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य में कैसे बेहतर सुधार हो सके। तो आप लोग याद रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर चौथा जो आप लोग ऑपरेशन देख रहे हैं इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं दिल्ली के साथ में। तो दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है उसने ऑपरेशन शील्ड जो है उसको लॉन्च किया था। किसके लिए? कोविड-19 के लिए। यहाँ पर कई सारे ऑपरेशन हम लोग और देख सकते हैं। ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है छत्तीसगढ़ राज्य से, जहां पर नक्सलियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन प्रहार 3। ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? तो हैदराबाद जो रियासत थी इसको जब भारत में मिलाया गया, इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो कौन सा था? ऑपरेशन पोलो था। यहाँ के शासक कौन थे? यहाँ के शासक थे निजाम। याद रखिए 3 रियासतें थी, हैदराबाद थी, जूनागढ़ थी और जम्मू एंड कश्मीर थी। तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई करके मिलाया गया था। जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया था? इसमें यहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया था, जबकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके और फिर जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था। ऑपरेशन सर्द हवा क्या है? तो राजस्थान की जो बॉर्डर शेयर होती है पाकिस्तान के साथ में, वहां पर सर्दियों के अंदर बीएसएफ के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, इसके द्वारा जो ऑपरेशन चलाया जाता है वो है ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 कौन सा है? तो आप लोग याद रखना अभी कोविड-19 के समय हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्रायोजेनिक टैंकर वो दूसरे देशों से मंगाए गए और उसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया है वो कौन सा? ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप, इसका संबंध किससे है? याद रखिए जितने भी तस्कर हैं जो कि राज्यों के अंदर तस्करी करते हैं उनका सफाया करने के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप जो है वो चलाया गया है। चलिए 5वें क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। सरकार तथा एलआईसी ने किस बैंक की हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है? मतलब डिसइन्वेस्टमेंट जो है इसका निर्णय लिया है, तो वो कौन सा है? वो है आईडीबीआई बैंक, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें याद रखिएगा आप लोग कि एलआईसी की जो हिस्सेदारी है, इसमें एलआईसी की जो हिस्सेदारी है वो है 49.24%, जबकि गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो कितना है? 45.48%। तो इसमें एलआईसी की भी बेची जाएगी और गवर्नमेंट की भी इसके अंदर बेची जाएगी, ठीक है। लेकिन आप लोग ये सोचेंगे कि ये डिसीजन किसने लिया है, ये निर्णय किसने लिया है? मोदी जो है, यानी कि मोदी जी जो है, यानी कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी जो है, इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए जो कमेटी गठित की जाती है उसने ये निर्णय लिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि आईडीबीआई बैंक जो है वो डेवलपमेंट फाइनेंस, यानी कि बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं उनको ये फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। ये फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1964 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एक ये क्या है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है, सांविधिक संस्था है। मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, बल्कि इसको एक एक्ट जो है उसको पास करवाकर फिर इसका निर्माण किया गया है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है एमआर कुमार और एमडी और सीईओ हैं राकेश शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में 62 वर्षीय जी नारायण राजू का कोरोना से निधन हुआ है। वह किस पद पर थे? तो आप लोग याद रखना कि जी नारायण राजू जो थे वो किस पद पर थे? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के पद पे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी उम्र कितनी थी? 62 वर्ष उम्र थी। याद रखना संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो भी प्रस्ताव पेश किए जाते हैं
पार्लियामेंट में जो भी प्रस्ताव पेश किए जाते हैं तो पहले सरकार के महत्वपूर्ण विधायी प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने और उनके निस्तारण के लिए संसदीय सचिव जवाबदेह होते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है उनकी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि सरकार जो भी प्रस्ताव पेश करने जा रही है उसको पहले रिव्यू कौन करते हैं? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी करते हैं। अटॉर्नी जनरल कौन है? अभी अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जो है अटॉर्नी जनरल है। और सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। ठीक है, सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो अभी सीएजी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहली बार अंतरिक्ष में पदार्थ की पांचवी अवस्था यानी कि जो फिफ्थ स्टेज है वो देखी गई है, वो कौन सी है? तो चलिए, सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है? वो होती है सॉलिड, फिर उसके बाद में होती है लिक्विड, फिर उसके बाद में होती है गैस। चलिए यहां तक आप लोगों ने सीखा। देखिए अब फोर्थ जो पोजीशन है, फोर्थ जो स्टेट है वो कौन सी होती है? वो होती है प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा कैसे जनरेट की जाती है? गैस जो है इसको हम लोग ज्यादा टेम्परेचर पर और हीट करेंगे तो प्लाज्मा जैसी कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। जबकि पांचवी अवस्था कौन सी है? तो पांचवी अवस्था है वो है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है, बीईसी जो है वो पांचवी अवस्था है। इसको कैसे प्राप्त किया जाएगा? इसमें कम टेम्परेचर, काफी कम टेम्परेचर प्रोड्यूस करके फिर इसको प्राप्त किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर एक तत्व है हमारे पास में, बेरिलियम। तो बेरिलियम जो है इसको लगभग -250 डिग्री सेल्सियस तक इसको ठंडा किया जाता है, जिससे बीईसी जो है स्टेज प्राप्त हो जाती है। एनर्जी स्वराज यात्रा क्या है? 11 वर्षों के लिए एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है चेतन सिंह सोलंकी। इन्होंने क्या किया है? ये आईआईटी के प्रोफेसर हैं और इन्होंने 11 वर्षों की सोलर बस के द्वारा एक यात्रा जो है वो तय करेंगे, तो उसका नाम है एनर्जी स्वराज यात्रा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला देश कौन सा बना है? मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर जिसने साइन किए हैं वो कौन सा है? वो है इटली। ठीक है, और इटली जो है वो किसका मेंबर है? G7 का मेंबर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में इसको फाउंड किया था। ठीक है, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रमुख धार्मिक नेता डॉक्टर फिलिपोस मार का 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो आप लोग याद रखना, केरल से इनका संबंध है। और इनको बुद्धि और विद्वता का पुजारी कहा जाता है, यानी कि बुद्धि का जो पुजारी है, बुद्धि का पुजारी जो है वो इनको कहा जाता था। और इनको वर्ष 2018 में, आप लोग याद रखना, वर्ष 2018 में पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है। पद्म विभूषण जो है वो इनको मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश ने मिसाइल सिटी का निर्माण किया है? तो आप लोग याद रखना, ईरान के अंदर अभी हाल ही में पता चला कि उसने मिसाइल सिटी जो है वो धरती के नीचे निर्मित कर ली है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा बनेगा? तो आप लोग याद रखना, नोएडा का जो एयरपोर्ट है, नोएडा एयरपोर्ट जो है वो विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। भारत ने किस देश को 20,000 लीटर मेथालियन जो है कीटनाशक वो भेजा है? तो भारत ने ईरान को भेजा। क्या काम में आता है ये कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड? आप लोगों ने टिड्डियों का हमला सुना होगा, तो टिड्डियों के हमले में ये पेस्टिसाइड जो है ये ईरान के अंदर सप्लाई किया गया है ताकि उन पर नियंत्रण जो है वो स्थापित किया जा सके। देखिए टिड्डियों को हम लोग किस पोजीशन के अंदर, किस हालत में उनको नष्ट कर सकते हैं? जब वो एक जगह रुकती हैं और उनका रिप्रोडक्शन का समय रहता है, उस समय उनको नष्ट किया जा सकता है। चलिए, विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर जहाज कौन सा है? तो आप लोग याद रखना, ये बहुत ही बेहतरीन है, इसका नाम है मैफ्लावर 400 जो है ये इसका नाम है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और एग्जाम में बहुत ही हो सकता है कि ये कई बार ये एग्जाम के अंदर पूछा जाए। तो ये किस पर आधारित है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। इसमें कोई भी ड्राइवर जो है वो इसमें नहीं रहेगा, मतलब मानव रहित ये रहेगा। फिर आप लोग याद रखिए कि इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? इसकी लंबाई है 15 मीटर और इसका जो वजन है वो कितना है? 9 टन जो है इसका वजन है।
किन यानी कि दो संस्थाएं कौन कौन सी है जिसने निर्मित किया है इसको, तो आप लोग याद रखना कि दो संस्थाएं कौन कौन सी है। एक तो है इसके अंदर प्रोमेयर, प्रोमेयर एक संस्था ये है, और दूसरी कौन सी है, आईबीएम। इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, इसको निर्मित किया है। तो ये तो क्या है कि एक समुद्री यानी कि ओशियनिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, और आईबीएम तो आप लोग जानते ही हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये क्या है, एक एमएनसी कंपनी है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। कौन से संगठन ने डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट निर्मित करने की घोषणा की है, तो आप लोग याद रखना ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन जो है, इसने ग्रीन सर्टिफिकेट जारी किया है ताकि यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं, मतलब 27 देश जो हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति इस डिजिटल सर्टिफिकेट को लेकर एक देश से दूसरे देश के अंदर यात्रा ट्रैवल जो है वो कर सके। पासएक्स युद्ध अभ्यास भारतीय नौसेना व किस देश के बीच आयोजित किया गया, तो देश का नाम यदि पूछा जाए तो आप लोग करना है कौन सा, बहरीन के बीच में यह युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था। किस राज्य की सरकार के द्वारा कुपोषण से निपटने के लिए समर अभियान शुरू किया गया, तो आप लोग याद रखना झारखंड जो सरकार है उसके द्वारा ये अभियान शुरू किया गया था। महिलाएं और बच्चे जो हैं वो एनीमिया के मतलब खून की कमी के शिकार होते हैं, उससे निपटने के लिए ये सार्थक अभियान जो समर अभियान जो है वो शुरू किया गया था। चलिए, हाल ही में G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया, तो आप लोग याद रखना इटली के अंदर ये किया गया था। ठीक है, तो G20 क्या है, वो यानी कि डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन जो है उनका एक ग्रुप है, जिसमें 19+1 मतलब एक जो है वो कौन सा है, यूरोपियन यूनियन जो है वो पार्टिसिपेट करता है इसके अंदर। ठीक है, तो भारत की ओर से जो पर्यटन मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस मीटिंग के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत जरूरी है कि अभी कोविड-19 के समय जो टूरिज्म सेक्टर है इसको काफी बड़ा झटका लगा है, इसलिए इसको पटरी पर लाने के लिए कौन से संभव प्रयास किए जा सकते हैं। ठीक है, यदि हम लोग G20 की बात करें तो जीडीपी में इनका जो पार्टिसिपेशन है वो कितना है, 80% है, जबकि पॉपुलेशन में 60% जो पार्टिसिपेशन है वो किसका है, G20 कंट्रीज का है। रोम किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो आप लोग याद रखना रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। जैसे हम लोग बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी क्या है, फ्रांस की राजधानी है सीन। सीन किस नदी के किनारे, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है, और पेरिस किस नदी के किनारे पर है, सीन नदी के किनारे पर है। जैसे हम लोग बात करें लंदन की, तो लंदन जो है वो थेम्स नदी के किनारे है। हैदराबाद जो है, हैदराबाद वो मूसी नदी के किनारे है। तो कई बार ये जो है ये भी पूछा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, यानी कि लाइट हाउस किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली जो वोल्केनो है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है, इसको कहा जाता है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी का लाइट हाउस इसे कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे मैप में देखिए, यहाँ पर तो है स्पेन और यह है मोरक्को। तो मेडिटेरियन सी में जाने के लिए जिब्राल्टर जो वाटर स्ट्रेट है उसको पार करना पड़ेगा, इसलिए जिब्राल्टर जो जल संधि है, जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट जो है, इसको भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए, अभी हाल ही में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किसे सम्मानित किया गया है यूनेस्को की ओर से, तो आप लोग याद रखिए मारिया रेका जो हैं इनको सम्मानित किया गया है, और इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन और स्वतंत्र होकर कार्य किया था। चलिए, इंडेक्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारत की जो रैंक है वो 142 है, कितने देशों में से, 180 देशों में से। पहले जो भारत की रैंक थी वो कौन सी थी, 112वीं रैंक थी, लेकिन वो अब क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। अब ये जो इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है इसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल जो है 106वें देश पर है, श्रीलंका 127, भूटान 65 और पाकिस्तान जो है वो 145 में, मतलब भारत के काफी नजदीक है। नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर है, जबकि फिनलैंड और डेनमार्क जो है वो दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इरिट्रिया सबसे लास्ट में है, अफ्रीकन कंट्री है इरिट्रिया, पूर्वी क्षेत्र के अंदर ये पड़ता है, वो सबसे बॉटम में है। चाइना की रैंक देखिए भारत से भी पीछे है, चाइना की रैंक 177 है।
नॉर्थ कोरिया देख लीजिए आप लोग 179 है और तुर्कमेनिस्तान 178 रैंक पर स्थित है। चलिए 6 मई के करंट अफेयर जो है उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। दुनिया के सफलतम निवेशकों में एक और बर्कशायर हैथवे के प्रमुख वारेन बफेट ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसे नामित किया है? तो ग्रेग एबल जो है इनको नामित किया है। नेक्स्ट देखिए, किस संस्था के द्वारा कोविड वैक्सीन फाइंडर टूल लाया गया है? तो फेसबुक के द्वारा लाया गया था। वैज्ञानिकों ने किस राज्य में सोरोपोड जाति के डायनासोर के जीवाश्म की खोज की है? तो वो है मेघालय। हाल ही में किस राज्य के द्वारा पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित किया गया है? तो वो है उड़ीसा और यहाँ पर 2 लाख का इनका स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई शेर जो हैं वो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। यह किस राज्य में है? तो ये हैदराबाद के अंदर स्थित है और हैदराबाद तेलंगाना के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण 2 जून 2014 को किया गया था। श्री कृष्ण आयोग जो समिति है इसकी सिफारिश पर और इसका गठन 2010 में किया गया था। इसी समिति की सिफारिश पर तेलंगाना का आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 को नया राज्य निर्मित किया गया था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने नए प्रकार के यूरेनियम की खोज की है, तो वो सबसे हल्का है यूरेनियम 214। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री जगमोहन का निधन हुआ। ये पूर्व में किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो ये जम्मू कश्मीर के तो राज्यपाल रह चुके हैं और दिल्ली के क्या उपराज्यपाल रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस 15 गुना तेजी से फैल रहा है। यह नया वायरस कौन सा है? तो वो है N440K है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया है। इस आरक्षण के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो गायकवाड़ समिति का गठन किया गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नारकोंडम द्वीप पर सफेद दांतों वाली कीटभक्षी स्तनपायी नई प्रजाति खोजी गई है। यह किसकी प्रजाति है? तो आप लोग याद रखना ये किसकी है? छछूंदर आप लोग देख सकते हैं, व्हाइट टीथ इसके हैं। ठीक है, चलिए भारत और किस देश के बीच मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता आयोजित की गई है? तो अभी भारत ने रशिया के साथ ये वार्ता आयोजित की है। ये कल का हमारा स्टडी ग्लव्स क्वेश्चन था। इसका सही आंसर है सिक्किम। और सिक्किम के अंदर धर्म के आधार पर, और वो धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म के आधार पर यहाँ पे सीटें क्या हैं? रिजर्व हैं। ये आज आपके लिए स्टडी ग्लव्स क्वेश्चन है। देश में पहली बार किस जेल में ट्रांसजेंडर रेडियो जो कि बनाया गया है? ये आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो चलिए, ये आज का सेशन था। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये स्टडी ग्लव जो है वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि काफी अच्छा कंटेंट जो है वो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए, थैंक यू आज के लिए।